संपूर्ण व्यक्ति संस्कृत का, व्याकरण मैराथन। व्यक्ति, वस्तु और स्थान है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनका कोई भी नाम है का नाम, वो तो होंगे भैया कौन से, कर्तृपद। ये तो होंगे कर्तृपद। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है उसको कहेंगे हम कर्तृपद। क्या व्यक्ति का नाम आ जाए, क्या वस्तु का नाम हो या फिर किसी स्थान का नाम हो तो उसे कहेंगे हम कर्तृपद। जैसे प्रश्न आ गया एक, स को हटाते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। तस्य, तस्य नाम, तस्य नाम राम है, तस्य नाम राम है। स ग्रामे विद्यालये, विद्यालये पठति। ये वाक्य अगर आ जाए आपको, इस तरीका का वाक्य आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आपको कोई भी कंपटीशन का हो, 10th का हो या 12th का हो, किसी भी तरीका का हो, तो इस तरीका का वाक्य होगा, उसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अब हमें देखना है, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं हम, अगर ये समझ में आगे कंफर्म हो जाएंगे। कर्तृपद क्या है, कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है उसे कहेंगे हम कर्तृपद। ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। संज्ञा पद, अब संज्ञा पद को समझते हैं। जैसे राम नाम आ गया तो वो हो गया कर्तृपद। अब संज्ञा पद कौन सा होगा, तो कर्तृपद और संज्ञा पद दोनों एक ही होते भैया, केवल नाम चेंज कर दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि कर्तृपद कौन सा है और संज्ञा पद कौन सा है। तो ये जो कर्तृपद है और ये संज्ञा पद है, ये दोनों होंगे एक ही, बिल्कुल सेम है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम कर्तृपद और संज्ञा पद होगा, ये कंफर्म है। अब बात करें हम, इसमें अगर पूछ लिया जाए इति, प्रश्न होगा इति कर्तृपद, कर्तृपद के, ये पूछ लिया जाए इति कर्तृपद के, इसमें अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे हमेशा कर्तृपद और संज्ञा पद और सर्वनाम पद तीनों में एक कॉमन चीज बता देता हूं मैं कि ये ध्यान रखना है, जिसके अनुसार, जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के अनुसार, जिसके अनुसार लकार जुड़ा है वो कर्तृपद है, वही संज्ञा पद है, ठीक है। जिसके अनुसार लकार जुड़ा है वही कर्तृपद है और वही संज्ञा पद है। तो लकार जुड़ा है, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार, और यहाँ स के अनुसार। अब बात करेंगे कि पूछा गया है कर्तृपद, और मैंने आपको बताया है कि यहाँ काम कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, स है, लेकिन इसमें पूछा है कर्तृपद, या फिर इसी जगह पर संज्ञा पद पूछ ले, क्योंकि मैंने आपको बताया या तो कर्तृपद पूछे या संज्ञा पद पूछे, दोनों एक ही होते हैं। अगर कुछ भी पूछ सकता है, कहने का मतलब कर्तृपद और संज्ञा पद दोनों एक ही होते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही कर्तृपद है और व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही संज्ञा पद है। कुछ भी पूछ ले, यहाँ अगर मैं संज्ञा पद कर दूं तो एक ही बात है। अब बात करते हैं कि यहाँ लकार लगा हुआ है किसके अनुसार, सह के अनुसार। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होना चाहिए, उसे कहेंगे हम कर्तृपद या संज्ञा पद, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में गद्यांश दे रखा है या फिर आगे कुछ लाइन दे रखी है, उसमें देखेंगे ये सह किसके लिए आया है। तो ये सह आया भैया किसके लिए, राम के लिए। किसके लिए आया, राम के लिए। तो यहाँ जो कर्तृपद की बात कर रहे हैं हम, उत्तर होगा इसका राम है, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होना चाहिए, ये होगा इसका उत्तर। दोबारा समझ लो एक बार रिपीट में कि कर्तृपद और संज्ञा पद एक ही होते हैं दोनों, और इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होना चाहिए, वो तो होगा कर्तृपद, संज्ञा पद और, ठीक है। अब बात करें हम कि पहचान कैसे करनी है, कि जिसके अनुसार लकार जुड़ा हुआ है, जिस कर्ता के अनुसार लकार जुड़ा हुआ है उसे देखेंगे कि इसके अनुसार जुड़ा है, लेकिन यहाँ व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आ नहीं रहा है, तो यहाँ देखेंगे सह आया किसके लिए है,
तो जिसके लिए सह आया है, व्यक्ति के लिए आया है या वस्तु के लिए आया है या स्थान के लिए आया है, तो वो ही होगा हमारा या तो कर्तृपद या फिर संज्ञा पद। जैसे राम के लिए आया है यहाँ पर, यहाँ पूछ लिया कर्तृपद, तो या फिर पूछ लिया जाए इसके स्थान पर संज्ञा पद, तो कौन होगा? राम। ये दोनों कंफर्म हो गए होंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर पूछना तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी करना है। उसके बाद में आप देखेंगे आगे हम, ये तो हुए हमारे कर्तृपद और संज्ञा पद। अब आगे देखते हैं हम कि सर्वनाम पद क्या है। सर्वनाम पद, ये सर्वनाम पद वो है भैया कि व्यक्ति वस्तु स्थान के स्थान पर, जो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम है उनके स्थान पर अगर कोई संकेत आए, संकेत, और वो किसमें? कर्ता के रूप में। कर्ता के रूप में अगर कोई संकेत आए, कर्ता के रूप में अगर कोई संकेत आता है तो वो क्या होगा? सर्वनाम पद। अगर कर्ता के रूप में कोई संकेत आता है तो वो होगा सर्वनाम पद। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म। जैसे अब हम यहाँ बात करें, अगर कर्तृपद पूछा था यहाँ पर, इसी में अगर ये पूछ ले कि सर्वनाम पद कौन सा होगा, तो हमें क्या करना है? देखते हैं यहाँ पर क्या, अगर पूछ लिया सर्वनाम पद कौन सा है, अगर ये पूछ लिया क्वेश्चन सर्वनाम पद कौन सा है, तो फिर भी वही काम करेंगे जैसे पहला किया था कि लकार किसके अनुसार लगाए? सह के अनुसार। और अगर कर्तृपद ढूंढना है तो व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ढूंढना पड़ेगा ये, और अगर संज्ञा पद ढूंढना है तो व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ढूंढना पड़ेगा, और अगर सर्वनाम पद ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? संकेत लेना पड़ेगा कर्ता के रूप में जो आएगा। कहने का मतलब व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के स्थान पर जो संकेत आएगा, जो कर्ता के रूप में होगा, उसे लेंगे। तो यहाँ लकार किसके अनुसार है? सह के अनुसार। और ये सह क्या है? संकेत चिन्ह है। जैसे सह, तऊ, ते, ये सभी संकेत चिन्ह है। जैसे त्वम, युवम या फिर मम, अस्माकम, ये सभी क्या है? संकेत चिन्ह है। तो इसमें हमें अब नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ हो जाएगा सह। ये क्या हो गया? हमारा सर्वनाम पद। बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि आगे करना क्या होता है। ये सर्वनाम पद हो गया अपना। कर्तृपद, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम को कर्तृपद, संज्ञा पद और कर्तृपद दोनों एक ही होते हैं। सर्वनाम पद वो होता है व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के स्थान पर अगर कोई संकेत का प्रयोग होता है, वो होता है सर्वनाम पद। जैसे सह या मम, अस्माकम, जैसे अस्मद, युष्मद के रूप, तो ये सभी क्या है? सर्वनाम पद। अब बात करें कर्तृपद का, अगर क्रियापद पूछ लिया जाए, जैसे इसी में पूछ लिया जाए इति कर्तृपद क्रियापद कै, इसी में यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इति कर्तृपद क्रियापद कै, यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी हमें सभी को समझना है। इति कर्तृपद क्रियापद कै, कहने का मतलब है जो कर्ता है इस वाक्य का, उसका क्रिया कौन सा है। तो क्रिया कौन सी है भैया? पाठ। जो मैंने कल की आपको वीडियो जो लाइव कराई थी, कल जो हमारा टॉपिक चला था वो यही चला था, क्रियापद, धातुपद, सक्रिय और अक्रिय, यही चला था हमारा। तो अब देखेंगे हम, उसको देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको देख लेना। अब इसमें कर्तृपद मतलब कर्ता का क्रिया कौन सा है, सीधा ये पूछ रहा है। तो क्रिया कौन सा है? पठ। इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? पठ। ये समझ में आ गया होगा आपको कि कर्ता का क्रिया कौन सा है। ये कर्ता है और इसका क्रिया कौन सा है? पठ। जिसमें लकार लगा हुआ है उसे मान लेंगे हम उसका क्रिया। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं हम आगे। यहां तक आपको कंफर्म हो गया? यहां तक अगर कोई दिक्कत आए तो देख लेना, पूछ लेना मुझसे। ये जो मैंने कराया था ये कल भी मैंने कराया था, कल जो हमारी लाइव क्लास थी उसमें भी कराया था। अब बात करें हम क्रिया का, मतलब क्रियापद का कर्तृपद अगर पूछे, या फिर क्रियापद का संज्ञा पद पूछ ले, या फिर क्रियापद का सर्वनाम पद पूछ ले, तो हमें क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं है।
अगर क्रियापद का पूछे तो सबसे पहले तो तुम्हारा दिमाग ये होना चाहिए कि क्रियापद का पूछ रहा तो जिसमें लकार लगा हुआ है वो हो गया क्रियापद। अब पूछ रहा है इसका कर्ता पद कौन सा है, क्रियापद का कर्तृपद कौन सा है, तो कर्तृपद हमने निकाला था राम, क्रियापद का कर्तृपद हो गया हमारा राम। ठीक है, क्योंकि कर्तृपद में क्या आते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आता है कर्तृपद और संज्ञा पद में। ठीक है, और अगर पूछ ले क्रियापद का संज्ञा पद कौन सा है, तो मैंने अभी बताया तुमको कर्तृपद और संज्ञा पद दोनों एक ही होते हैं, तो क्रियापद का कर्तृपद कौन सा होगा, राम, और क्रियापद का संज्ञा पद होगा राम। ठीक है, दोनों कन्फर्म हो गए, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं और केवल नाम का थोड़ा अंतर होता है, कंफ्यूज करने के लिए नाम होते हैं। ये कहने का मतलब कर्तृपद जो करता है, संज्ञा पद जो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के रूप में संज्ञा में प्रयोग किया जाते हैं। अब पूछ लिया जाए क्रियापद का सर्वनाम पद कौन सा है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता ही है क्रियापद जिसमें लकार लगा हुआ है इसका सर्वनाम पद कौन सा है। सर्वनाम पद कौन से होते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि क्रियापद की। ठीक है, क्रियापद का कर्तृपद या क्रियापद का संज्ञापद या क्रियापद का सर्वनाम पद। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे, बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गया होगा। ये एक बार देख लें फटाफट, उसके बाद में एक बार फिर रिपीट लेंगे हम, थोड़ा फास्ट देखना है। कमेंट से करके पूछ सकते हैं आप, अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ लेते हैं, कुछ भी जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं आगे, एक बार रिपीट लेते हैं पूरा फास्ट, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमने लिया कर्तृपद, कर्तृपद और संज्ञापद दोनों एक ही होते हैं, या तो कर्तृपद कह लें हम या फिर संज्ञापद कह लें। दूसरी बात ये होती है कि व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम है उसको हम कहेंगे कर्तृपद और वही होगा संज्ञापद। जैसे इस वाक्य में अगर पूछ लिया जाए कर्तृपद कौन सा भैया, तो राम है व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, जिसका संबंध किससे होना चाहिए, क्रिया से। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट हैं इनका संबंध क्रिया से ही होता है। अब बात करें हम सर्वनाम पद की और किस नियम से हमें क्या बनाना है वाक्य। तो साधारण वाक्यों में मैंने दो नियम बताए थे, साधारण वाक्य में दो ये नियम बताए थे। पहला तो ये था कि हमें चाहिए भैया लकार, जिन्होंने लकार नहीं पढ़े हैं मेरी वीडियो उपलब्ध है, आप लकार पढ़ सकते हैं, उसमें परिभाषा और चिन्ह दोनों ही है उसमें, तो लकार। फिर दूसरी चीज चाहिए हमें कर्ता। अब कर्ता दो प्रकार के होते हैं आप जानते हो, एक तो होते हैं सर्वनाम कर्ता, सर्वनाम कर्ता थोड़ा जल्दी चलेंगे लेकिन डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। फिर होते हैं दूसरे संज्ञा कर्ता। ये दो प्रकार के होते हैं कर्ता। तो इन दोनों चीजों से साधारण वाक्य बनते हैं। साधारण वाक्य में एक मैंने अनुस्वार वाला नियम भी बताया था कि जहां पर कोई कारक का चिन्ह नहीं होता है वो साधारण वाक्य होते हैं, और जहां कोई कारक का चिन्ह नहीं होता है वहां अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और स्वर और व्यंजन के अनुसार उसे अनुस्वार या आदिमा में बदलते हैं। तो जब हम विशेष वाक्यों को पढ़ेंगे तो भी वो नियम आएगा। साधारण वाक्य की पहचान ये थी कि इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होता, कारक नहीं होता है। ठीक है, ये थी इसकी पहचान कि साधारण वाक्य जैसे मोहन विद्यालय गया, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। अब विशेष वाक्यों में क्या होता है भैया कि कारक होता है, इसमें कारक चिन्ह होते हैं। इसमें जिसमें कारक चिन्ह होते हैं वो विशेष वाक्य, जैसे सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, अब ने आ गया तो कारक चिन्ह हो गया, विशेष वाक्य हो गया। और ये विशेष वाक्य की भी अगर हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं अगर अलग अलग बात की जाए तो। जैसे साधारण विशेष एक होता है कारक शब्द रूप विशेष, लेकिन हम दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं हमेशा, कभी भी अलग अलग इनको नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, अब बात कर ली जाए सबसे पहले कि मैंने बताए थे कल समझाए थे साधारण वाक्य, और उसमें बताया था लकार। तो लकार में जो हमारे पुरुष वचन होते हैं उसमें 9 चिन्ह होते हैं, चाहे कोई भी लकार आप देख लो। बात की जाए सर्वनाम कर्ता की तो इसमें भी 9 चिन्ह होते हैं, सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम व्यम, जानते हैं आप।
तो मैंने ये एक जो तरीका इसका बताया था साधारण वाक्य वाला, वही सब तरीके इसमें चलेंगे। तो मैंने तरीका ये बताया था कि जो चिन्ह हमने लिया है, मान के चलो हमने एक वाक्य ले लिया, तुम घर जा रहे हो, ये वाक्य ले लिया एक हमने, और इसमें हमने देखा कि ये जो कर्ता आया है, अब पहले तो वाक्य को देखेंगे साधारण है या विशेष है, तो इसमें कोई कारक का चिन्ह नहीं है, तो कैसा वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया। साधारण वाक्य हो गया तो हमें दो चीज चाहिए केवल, लकार और कर्ता। अब बात की जाए कि तुम घर जा रहे हो, तो अब ये कौन सा है, कर्ता, सर्वनाम कर्ता। सर्वनाम कर्ता में पहले तो पुरुष वचन निकालते हैं, क्योंकि ये इसलिए समझा रहा हूं मैं साधारण का वाक्य, क्योंकि विशेष में भी हम इसी तरीका से करने वाले हैं। तो इसमें पुरुष वचन निकालेंगे, मध्यम पुरुष में आता है त्वम, मध्यम पुरुष, क्योंकि इसका बनाएंगे हम त्वम, मध्यम पुरुष। और इसका वचन कौन सा है, एक वचन है, ये आप जानती हैं, मध्यम पुरुष और एक वचन। अब बात की जाए कि घर, घर की गृह, कल जो मैंने अनुस्वार वाला नियम बताया था उसको एक बार देखेंगे। यहां कोई कारक का चिन्ह नहीं है। जब अर्थ प्रधान शब्द आते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, अर्थ प्रधान शब्द आते हैं वहां पर हम अनुस्वार का या फिर आधे माह का प्रयोग करते हैं, और ये मैं बताऊंगा कब आधा माह लगाना है, कब अनुस्वार लगाना है। और अगर संज्ञा शब्द बीच में आ जाए तो हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, और कारक चिन्ह नहीं हो तभी ये कंडीशन रहेगी, नहीं अगर कारक चिन्ह हो तो कारक के अनुसार बनाएंगे फिर तो अब देखते हैं इसमें कि लगाना हमें अनुस्वार और जाने की ये गच्छ। हाँ, हम बात कर रहे थे इसकी कि माँ कब लगाना, अनुस्वार कब लगाना है। अगर यहाँ पर आपको आवश्यकता है माँ या अनुस्वार की, तो उसके जस्ट बाद में देखेंगे। अगर व्यंजन है तो अनुस्वार लगाएंगे, और उसके जस्ट बाद में अगर स्वर है, यहाँ स्वर आ जाता तो हम आधा माँ कर देते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया होगा। कमेंट्स में पूछ सकते हो आप अगर कुछ पूछना है आपको। अब बात कर रहे हैं हम, शुरू से ही पढ़ रहे हैं ये, अब बात कर रहे हैं हम कि आगे लकार कैसे लगाना है, हमें ये देखना है। तो ये जो हमने पुरुष और वचन निकाला, ये प्रक्रिया लास्ट तक चलने वाली है। जो साधारण वाक्य में हम सीख रहे हैं, यही प्रक्रिया लास्ट तक चलेगी, चाहे तुम कैसा ही वाक्य बना लो। अब बात करें लकार कैसे लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले पहचान करेंगे कि ताती ते रहा रे आते हैं, वो लट लकार कहलाते हैं, वर्तमान काल का बोध कराते हैं। लकार जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो मेरी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो उसमें। तो अब इसमें देख लिया हमने लट लकार है, लट लकार के चिन्हों में गए, वहां मध्यम पुरुष और एक वचन का चिन्ह देखा। ये प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, ये सभी वाक्यों में चलेगी। यहां लगाने के लिए लकार, पहले पुरुष और वचन देखेंगे इसका। तो हमने पुरुष और वचन देखा, मध्यम पुरुष एक वचन में लकार मिलता है क्या, सी, यहां लगा दिया हमने सी, यही मिलता है। ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट, साधारण का वाक्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। कहने का मतलब है जो पुरुष वचन इसका निकालेंगे हम सर्वनाम कर्ता का, उसी पुरुष वचन के अनुसार लकार का चिन्ह लगाएंगे। कहने का मतलब जिस स्थान से हमने पुरुष वचन इसके लिए, उसी स्थान से लकार के पुरुष वचन लगाएंगे। ये कन्फर्म हो गया। अब बात करें कि संज्ञा कर्ता क्या होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। अगर यहाँ कर्ता में कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, ऐसे आ जाए, जैसे ये वाक्य छोड़ दो पूरा, केवल इसको समझ रहे हैं हम। अगर ये आ गया, नाम आ गया कि राम घर जाता है, ये वाक्य आ गया, तो हमें क्या करना है, फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर संज्ञा कर्ता आता है तो हमेशा लकार का प्रथम पुरुष ही लगाएंगे, जैसे लट लकार का ती, ठीक है, जैसे लटू लकार का अतु, इस तरीका से। और इसको क्या करेंगे, एक नाम, ये नियम याद रखेंगे कि एक वचन के लिए कारक के जब चिन्ह नहीं होते संज्ञा कर्ता पर, तो हमें क्या करना है, विसर्ग का प्रयोग, ओ की मात्रा का प्रयोग, और ये द्विवचन में करना है, और बहुवचन में क्या करना, आ और विसर्ग का प्रयोग, जैसे राम है रामो रामा। ठीक है, इनका प्रयोग करना है हमें। यह कंफर्म हो गया। अब बात की जाए आगे, तो आगे क्या करना है हमें विशेष वाक्यों में। तो ये दोनों तो जो नियम साधारण के थे वो इसमें रहेंगे।
अब तीसरा नियम और बढ़ जाएगा। कौन सा? एक तो कारक, कारक, और चौथा है शब्द रूप। शब्द रूप कारक आप जानते ही हो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के सम, तो ये आप कारक जानते हो, इनके चिन्ह चाहिए भैया हमें। अब बात करें शब्द रूप। शब्द रूप वो होते हैं जैसे राम के हैं, हरि के हैं। अब एक बार थोड़ा सा यहां समझ लो कि जैसे सर्वनाम कर्ता में जो चिन्ह जहां से हमने लिया उसी चिन्ह का हमें लकार लगाना है। ठीक है, ये कन्फर्म था। जो चिन्ह हमने जहां से लिया था उसी का ही लकार लगाना है। ऐसी शब्द रूप और कारकों में अगर आ गया मैं पे पर ये चिन्ह आ गया मैं, तो आपको पता है सप्तमी विभक्ति है मैं। ठीक है, तो हम शब्द रूपों में जाकर सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ये दोनों समान होते हैं और ये दोनों समान होते हैं। एक बार और देख लो, कारकों में हमने जैसे चिन्ह ले लिया मैं, तो जैसे गांव में, इस तरीका से वाक्य आ जाए गांव में, तो मैं आ गया, सप्तमी विभक्ति है कारकों में, तो सप्तमी का ही हमें चिन्ह लगाना है। कहाँ? शब्द रूपों में। राम शब्द के रूपों में गए, सप्तमी हमने देखी, या कोई भी हरि के, गिरी के किसी भी रूप में गए, सप्तमी हमने देखी और उसी चिन्ह को हमें लगाना है। अब यहां से आगे हम शुरू करते हैं विशेष वाक्य। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। वाक्य बहुत सरल चीज होती है, ज्यादा कठिन नहीं होते वाक्य। अब हम विशेष वाक्यों में जाते हैं। जैसे ये तो आपको समझ में आ गया, अगर व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है तो लकार का केवल प्रथम पुरुष एक वचन ही लगाना है। एक वाक्य आया जैसे हम दोनों पुस्तकों के लिए कहते थे। बहुत सरल वाक्य, बहुत सरल। एक वाक्य और लिख लिया हमने, जैसे मैं विद्यालय का कार्य नहीं करता हूं। बहुत सरल वाक्य है, दोनों ही बहुत सरल है वाक्य। तो ये दो वाक्य हमने लिख लिए और इन दो वाक्यों को इस तरीका से हमें बनाना है कि वाक्य बनाना हम सीख जाएं। अब देखो किस तरीका से हम बनाएंगे। जैसे हम दोनों, ये कौन सा है? कर्ता, सर्वनाम कर्ता। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, सर्वनाम कर्ता है और सर्वनाम कर्ताओं में हम गए और हम दोनों की हमने संस्कृत बनाई, अहम आवाम वयम। आवाम, ठीक है, ये बना दी हमने इसकी संस्कृत, आवाम, हम दोनों की। अब बात करें पुस्तक। पहले तो वाक्य देखेंगे साधारण है कि विशेष है। तो ये विशेष वाक्य क्योंकि के लिए आ रहा है। ये इस वाक्य को देखें का, ये आ रहा है क्योंकि विशेष वाक्य में चार चीज चाहिए। कारक, कारक इसमें मिल रहे हैं, चतुर्थी विभक्ति है ना। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए आ गया। संबंध काकी के षष्ठी विभक्ति आ गई, यहाँ चतुर्थी आ गई। अब बात करें हम पुस्तक की, तो पुस्तक संस्कृत में बनती है पुस्तक। यहाँ के लिए में हमने विभक्ति निकाली, चतुर्थी विभक्ति है ना। चतुर्थी विभक्ति होगी के लिए में। अब उससे आगे जाएंगे हम पुस्तक में, इसमें देखेंगे अगर अंत में किसी शब्द के पीछे ए की और ओ की अगर मात्रा मिले, ध्यान रखना है हमेशा, ए और ओ की मात्रा मिले तो वो बहुवचन होता है शब्द में।
मैं कर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ प्रधान शब्द की बात कर रहा हूं। ठीक है, ए और ओ की मात्रा मिले, ओ की मात्रा मिली, बहुवचन है। तो कितनी पुस्तक है? अनेक। तो चतुर्थी विभक्ति निकली और इसमें वचन निकला बहुवचन। ठीक है, थोड़ा अंकों में लिख दिया मैंने, समझ लेना आप। चतुर्थी विभक्ति है और पुस्तकों में वचन बहुवचन। ये किस में से निकाला हमने? कारक से। अब इनका प्रयोग नहीं किया है, केवल कारक का प्रयोग किया है। इनका में से केवल इसको प्रयोग किया है हमने। अब कारकों में से ये निकालिए चतुर्थी विभक्ति और पुस्तकों में बहुवचन। ठीक है, अब बात करेंगे हम राम शब्द के रूप में गए, हम शब्द रूपों का प्रयोग। राम शब्द के रूप में गए, चतुर्थी विभक्ति ली हमने, रामाय, रामाभ्याम, और रामेभ्य, यही है। तो ये है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, हमने चतुर्थी विभक्ति निकाली थी कारकों से। अब राम शब्द के रूप में जाएंगे, चतुर्थी विभक्ति में चले गए। वचन कौन सा है? बहुवचन। पुस्तक अनेक है, बहुवचन में गए हम। क्या मिला हमें भैया? रामेभ्य। इसको क्या कर देंगे? पुस्तकेभ्य। यहां तक समझ में आया होगा? पुस्तकेभ्य हो गया ये। ठीक है, बहुवचन है, यहां तक बन गया हमारा वाक्य। अब कहते हैं हम कथ, मतलब कहना की संस्कृत जो होती है। मैंने धातु और मूल धातु आपको समझाए थे, सभी वीडियो अपलोड है मेरी, देख सकते हो आप। धातु, वाच्य परिवर्तन और विशेष विशेषण। तो अब बात करें, ये जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं ना अभी तक, ये सभी टॉपिक ऐसा नहीं किसी एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। 10th 12th और कंपटीशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो फर्स्ट ग्रेड का कंपटीशन हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, सभी के लिए। अब बात करें हम वाक्य में, ये देखें अंत में, तो मैंने परिभाषा लिखाई थी आपको। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आते हैं और भूतकाल का बोध कराते हैं, उसे हम लंग लकार कहते हैं। ठीक है, तो लंग लकार मिल गया। लंग लकार में जाएंगे, अगर लकार याद नहीं है वीडियो देख लेना। तो लंग लकार में जाएंगे और यहां निकालेंगे हम पुरुष वचन। अब काम पड़ रहा है इनका, लकार का और इनका। ठीक है, इनका प्रयोग हमने कर लिया दोनों का। अब लकार का काम पड़ रहा है, तो लंग लकार के पास गए और लंग लकार मिल गया उसमें। अब इसमें जाएंगे हम, सर्वनाम करता है, क्योंकि संज्ञा करता होता व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से शुरू होता, तो सर्वनाम करता है। इसमें है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष की लाइन में है ये। और वचन है, दोनों लगा हुआ है, तो द्विवचन, द्विवचन हो गया। ठीक है, अब लंग लकार में गए और उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा चिन्ह दे रखा है उसको लेना है। तो लंग लकार था अत, अताम, अन, ये प्रथम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष में अ, अतम, अत। उत्तम पुरुष में अम, आव, आम। तो उत्तम पुरुष में कौन सा था? द्विवचन अम, आव, तो इसमें लगा दिया आव। ठीक है, इस पे वो नहीं है, विसर्ग नहीं है। अब थोड़ी से इसमें एक नियम था लंग लकार में, जो मैंने आपको लिखाया था कि मूल धातु से पहले छोटे आ का प्रयोग करते हैं हम। तो मूल धातु से पहले छोटे आ का प्रयोग करेंगे। अगर इसको प्रयोग नहीं किया तो हमारा पूरा जितना भी वाक्य बना है ना, जितनी मेहनत की है, सब खत्म हो जाएगी। ये बन गया आपका वाक्य। अगर समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हो फटाफट। थोड़ा जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। ज्यादातर विशेष तैयारी के लिए भी हमारी वीडियो आएंगे आपके लिए, लाइव ही रहेंगे ज्यादातर। और जितने भी तैयारी के लिए वीडियो हम बनाते हैं, सभी में ज्यादातर ट्रिक्सों का ही प्रयोग करते हैं, आपको पता है। एक काम और करना है कि लाइव के लिए जो आपके साथी हैं, सभी को एक साथ में सभी को बता दें कि लाइव हमारा जो चैनल रहता है वो एक साथ ही आए। फिर क्या है कि बाद में परेशानी आती है, फिर पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर हम कमेंट्स में पूछ नहीं पाते। तो लाइव में भैया आप रह जाते हो। अब बात करें हम कि मैं, ये सर्वनाम करता है अहम। थोड़ा हम इसका संज्ञा करता क्या हो वाक्य देखेंगे। अहम, ये बन गया। ठीक है, विद्यालय, विद्यालय की संस्कृत होती है विद्यालय। अब बात की जाए षष्ठी विभक्ति, संबंध का, की, के, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति हो गई। विद्यालय देखेंगे कितने वचन है, कितने विद्यालय हैं,
एक विद्यालय, मैं विद्यालय का कार्य नहीं करता हूं, एक विद्यालय का कार्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन, एक किसमें से निकाला, कारक से। अब जाएंगे शब्द रूप में। षष्ठी विभक्ति एक वचन, रामस्य, राम शब्द के रूपों में गए, रामस्य, रामयो और राम राम, लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो रामस्य ये षष्ठी विभक्ति है, रामस्य हमें चाहिए षष्ठी एक वचन, तो षष्ठी मिल गई और एक वचन में है रामस्य, तो हम इसका कर देंगे विद्यालयस्य। ठीक है, ये हो गया। कार्य, कार्य की बनेगी संस्कृत कार्य, और इसमें देखेंगे कोई कारक का चिन्ह नहीं है। तो जब कारक का चिन्ह नहीं है अपने पुराने नियम पर आ जाते, साधारण वाक्य वाले पर। ये कारक का चिन्ह नहीं है तो अनुस्वार और आधे माह का प्रयोग करते थे हम। तो यहां देखेंगे पीछे क्या आने वाला है, नहीं की आती है न, तो व्यंजन आने वाला है, और व्यंजन जब आने वाला है तो इसको क्या करेंगे, अनुस्वार कर देंगे। ठीक है, अब बात करें हम करना, करना करता हूं। ठीक है, तो करने की क्रय धातु होती है, क्रय धातु जिसके रूप चलते हैं कुर्रे से। ठीक है, और फिर कुर्व से भी चलते हैं। अब बात किए करें हम इसकी, इसमें पुरुष वचन निकालेंगे पहले तो पुरुष वचन इसमें निकाला, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष निकल गया, वचन एक वचन। उत्तम पुरुष और एक वचन में हमने सबसे पहले निकालेंगे लट लकार, क्योंकि वर्तमान काल का बोध कराता हूं, वर्तमान में नहीं करता हूं, वर्तमान है। तो लट लकार में देखेंगे उत्तम पुरुष एक वचन आमी, तो यहां आ जाएगा कुरियामी, कुर्रे से चलते हैं ना, कुरियामी, क्रय के रूप कुर्रे से चलते हैं कुरियामी, और कुर्व से भी चलते हैं। ये हो गया वाक्य कंप्लीट। ठीक है, वाक्य देख सकते हो, समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हो कमेंट्स करके। कंफर्म हो गया यहां तक? अब देखो अगला वाक्य। अब हमारे रह गए केवल संज्ञाकर्ता वाले वाक्य। ठीक है, संज्ञाकर्ता वाले वाक्य, जैसे एक वाक्य हमने लिया कि मोहन, अभी हमें यह भी तो समझना है ना, मोहन पुत्र से घर, मोहन पुत्र से घर में कहता था, मोहन पुत्र से घर में कहता था। ये है वाक्य एक। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, वाक्य में सरल वाक्य है। पहले तो आप बनाकर देख लो फटाफट से, ऐसा मत करो कि कोई कॉपी पेन पर बना रहे हो। पहले एक एक शब्द को दिमाग में बना करके देख लो कि इसमें क्या आएगा, कॉपी पेन पर मत बनाना। केवल वाक्य वाला ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कॉपी पेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर जितने हमारे टॉपिक हैं किसी में कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती। सभी एक दो बार वीडियो देखे और याद हो जाते हैं कंफर्म। अब बात करें हम एक हमारा अगले जो टॉपिक आएंगे उनके बारे में मैं बता दूं। तो ये वाक्य तो आज पूरे हो गए, एक ये वाक्य समझना है हमें, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में बता सकते हो। अगले जो आने वाले हमारे टॉपिक हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कारक सूत्र। कारक सूत्र के बिना ये मान लो एक तरह से संस्कृत में हाथ तरह काम करते हैं। अगर कारक सूत्र कंप्लीट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कारक सूत्र भी हम पढ़ेंगे ट्रिक्स से। फिर हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण इतने जरूरी हैं बहुत ज्यादा, और प्रश्न निर्माण तो भैया हम ट्रिक्स से करते ही हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, आपको तो पता है। और प्रश्न निर्माण में केवल शब्द देखते हैं, 10 नियम पढ़े और प्रश्न निर्माण खत्म। छोटे छोटे से नियम होते हैं, जैसे स्थान को अगर हमें प्रश्न बनाना है पुत्र लगा देंगे, इतने छोटे नियम होते हैं। अब बात करें हम मोहन, इसमें कारक का सूत्र कारक का चिन्ह नहीं है इसमें। अब बना रहे हम संज्ञाकर्ता से, और मोहन कितने हैं, एक है। अब इसका प्रयोग करेंगे विसर्ग ओ और आ और विसर्ग का, क्योंकि जब संज्ञाकर्ता आ जाए और कारक का चिन्ह नहीं मिले तो मोहन एक है, एक वचन के लिए लगाएंगे विसर्ग। ठीक है, क्योंकि कारक का चिन्ह है नहीं। पुत्र, पुत्र से
तृतीया विभक्ति, अगर अलग हो ना पाया जाए इससे तो पंचमी। एक पुत्र है, तृतीया विभक्ति राम के रूप में जाएंगे, ये इससे निकाला है, राम शब्द के रूप में गए शब्द रूपों में, तो रामेण रामाभ्याम रामई, तो एक वचन है तो रामेण। ये नियम भी पहले मैंने बताया था, कहाँ ना लगता है और कहाँ ना लगता है। जैसे कलम की अगर बनाए तो वहां लगता है कलमेन, ये जो ना है और ना है, ये नियम पहले मैंने बताया था। अब बात करें हम मैं पेपर, सप्तमी विभक्ति और घर है एक वचन, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन राम शब्द के रूपों में, रामे रामी और रामेशु, तो हमें तो केवल एक वचन चाहिए, रामे, और घर की बनती है ग्रह, ग्राही, ठीक है। कहने की कथ अभी बनाई थी, कथ, और थाती थे, यहाँ पर भी थाती थे था, लंग लकार, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में थाती थे आता है, भूतकाल का भूत कराता है, लंग लकार कहलाता है, लंग लकार। लेकिन जो संज्ञा कर्ता वाले वाक्य है उनमें हमें लकार के चिन्ह लगाने की टेंशन बहुत कम रहती है, बहुत ज्यादा कम, उनमें कोई टेंशन करनी नहीं है, क्योंकि कथ ये आ गया और हमें पता है लंग लकार में मूल धातु से पहले आ लगता है, इसे विशेष ध्यान रखना है, नहीं वाक्य गलत हो जाएगा, आ लगता है। अब हम इसमें पुरुष वचन नहीं निकालना है, देखेंगे कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से अगर वाक्य बन रहा है तो इसमें प्रथम पुरुष ही लगेगा, ये कन्फर्म है, दिमाग में रख लो ये तो, कि प्रथम पुरुष ही लगेगा, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से अगर वाक्य शुरू हो रहा है, कर्ता उसका व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है तो प्रथम पुरुष लगेगा। लेकिन वचन देख लेंगे कि एक है कार्य करने वाला तो एक वचन, दो है कार्य करने वाले तो द्विवचन, और दो से अधिक है तो बहुवचन। यहाँ मोहन केवल एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन, और लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है अत, ये बन गया अत। ता पर हलंत है, ये ध्यान रखना, अगर ता पर हलंत नहीं लगा है वाक्य गलत हो जाएगा। ये हो गया हमारा वाक्य, ठीक है, यहाँ तक देख सकते हो। अगर समझ में यहाँ तक नहीं आया तो पूछ लेना। तो आज के ये थे हमारे वाक्य निर्माण के टॉपिक। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आज का जो टॉपिक है वो अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप में सभी के लिए शेयर जरूर करें, जो आपके साथ में वो भी कुछ अच्छी तैयारी, बेहतर तैयारी कर सकें। और हम प्रतिदिन लाइव रहते हैं, लाइव क्लास होती है हमारी, तो हमारी क्लास में जुड़ें और अपने साथियों को भी लाइव में जोड़ें, क्योंकि तब इंटरेस्ट बढ़ता है। जितने ज़्यादा होते हैं ग्रुप में, जितने ज़्यादा जुड़ते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ता है हमारा पढ़ाने का। और हम हर बार शॉर्ट से शॉर्ट नियम लेकर के आते हैं, बहुत अच्छा शॉर्ट नियम लेकर के आते हैं। तो हमारे सभी नियमों में जब रुचि मिलती है हमें, जब हमारे चैनल पर ज़्यादा ग्रुप से जुड़ते हैं, तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल अगर आपने नए हैं तो, और शेयर जरूर करें वीडियो अपने मित्रों के साथ में। थैंक यू। आता है, आपको पता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ये आता है, आपको पता है और आप इसे जानते हैं। चलो शुरुआत करते हैं सूत्रों की। तो एक एक सूत्र के सामने बिल्कुल सरल तरीका से आएगा दोस्तों, एक एक सूत्र को लेंगे आज और बिल्कुल सरल तरीका से लेने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें सूत्र में कर्तृ, करण, तृतीया विभक्ति का सूत्र ले लिया। पहला इसका लेते हैं हम, द्वितीया चल लिया, तो कर्मणि द्वितीया, पहला सूत्र ले रहे हैं, कर्मणि द्वितीया, तो तृतीया विभक्ति का पहला सूत्र कर्मणि द्वितीया, तो ये पहला सूत्र है। कहने का मतलब है यदि कर्म में द्वितीय विभक्ति पाई जाए, यदि कर्म में द्वितीय विभक्ति पाई जाए तो कर्मणि द्वितीया होगा, ठीक है। कर्म में द्वितीय विभक्ति पाई जाए, कर्म संज्ञा मिले, जहां पर कर्म संज्ञा मिले वहां पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए। वाक्य निर्माण मैंने बहुत कराए हैं आपके लिए, आपको पता है, आप जानते हैं वाक्य निर्माण। और जिनको नहीं पता है वो मेरी वीडियो देख ले वाक्य निर्माण वाली, तो उसमें मैंने एक एक पॉइंट आपके लिए बताया, वाक्य को कैसे बनाना है और शुद्ध कैसे करना है अगर अशुद्ध वाक्य तो, ठीक है। राम को पढ़ना चाहिए, तो यहाँ
हम बात कर रहे हैं, दोनों सूत्रों को लिख लेते हैं एक साथ समझने के लिए। ठीक है, दोनों सूत्रों को पढ़ लेते हैं एक साथ समझने के लिए। कर्तु कर्तु रीप्सितम कर्तु रीप्सितम कर्तु रीप्सितम कर्म, दोनों सूत्रों को एक साथ पढ़ लेते हैं। यदि कर्म में द्वितीय मिले तो इसका प्रयोग करेंगे, कर्म में द्वितीय मिले तो इसका प्रयोग करेंगे। और यदि कर्ता में द्वितीय मिले, यदि कर्ता में द्वितीय मिले, सॉरी उल्टा हो गया, यदि कर्ता में द्वितीय मिले तो हम इसका प्रयोग करेंगे, कर्ता में द्वितीय मिले तो इसका प्रयोग करेंगे। और कर्म में द्वितीय मिले, कर्म में अगर द्वितीय विभक्ति मिले तो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों सूत्र एक साथ पढ़ रहे हैं हम द्वितीय विभक्ति के। यदि कर्म में द्वितीय विभक्ति मिले तो इसका प्रयोग करेंगे हम किसका, कर्मणि द्वितीय का। और अगर कर्ता में द्वितीय विभक्ति मिलती है तो कर्तुरीप्सितम कर्म, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। कर्तुरीप्सितम कर्म, यहां कर्ता में मिली है द्वितीय विभक्ति, राम को, कर्ता कौन है, राम है, राम को, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति मिली तो राम एक वचन है तो इसको हम बना देंगे रामम। आपको वाक्य नहीं पता है तो मेरे वीडियो दूसरी अपलोड है वाक्य निर्माण की, जिसमें मैंने वाक्य बनाना सिखाया है, उसको देख लें आप। एक एक पॉइंट मैंने विस्तार से समझाया है उसमें, और अशुद्धि वगैरह जो भी पॉइंट है सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप देख लेना। तो राम को चाहिए, एतेता मेयु विधि लिंगलकार पठेत, ठीक है, राम को पढ़ना चाहिए, पठेत, ये बन गया वाक्य। अब हमारा जो सूत्र आता है इसमें, अगर सूत्र पूछ ले, सूत्र आएगा, कारण भी बताएंगे हम साथ में, कारण क्या पूछेगा, तो कारण हम बताएंगे कर्तरी योगे, कर्तरी द्वितीय, कर्तरी योगे द्वितीय विभक्ति, द्वितीय सूत्र कौन सा है, कर्ता वाला। अगर कर्ता में आया तो कर्तुरीप्सितम कर्म, ये लगाएंगे भक्ति। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं आज सीखने का हमारा जो वीडियो बनाने का काम है आज का पढ़ने का, उसमें हम क्या सीख रहे हैं, हम तीन चीजें सीख रहे हैं दोस्तों। एक पूछे जाते हैं हमें कारक सूत्र, एक पूछे जाते हैं कारक सूत्र। दूसरी चीज हम सीख रहे हैं, कारण पूछा जाता है कि क्या कारण है जिसमें ये विभक्ति लगी, तो कारण मैंने आपको बताया क्या कारण है जिसमें ये विभक्ति लगी। तीसरा, हम कारक सूत्रों के वाक्य, तीन चीजों को सीख रहे हैं हम आज, एक साथ में सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन विभक्ति कौन सी चल रही है आज, द्वितीय विभक्ति है, तो तीन चीजों को दोस्तों आज साथ में सीखते हुए जा रहे हैं। शेयर जरूर करें दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुपों पर या जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप है शेयर कर दें, और जो नए फ्रेंड्स आए वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अपने साथ में लाइव और लाइक का आंकड़ा बढ़ाते हुए चले, लाइक पर अपने दोस्तों को साथ में लेकर के आया तो आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स और टॉपिक लेकर के आता हूं मैं, आपको पता है और मुझे भी पता है आप करोगे, बिल्कुल करोगे। चलो अब देखते हैं, इसमें ये हो गया हमारा कर्ता में अगर द्वितीय विभक्ति मिले तो राम को ये कर्ता है, द्वितीय विभक्ति मिली तो हमें क्या करना है, इसमें कर्ता में द्वितीय विभक्ति लगा करके इसे बना देना है। और ये तो कौन सा हुआ, कारक सूत्रों वाले वाक्य हुए। और दूसरी चीज, कारक सूत्र तो कारण पूछेगा, तो इसमें ये वाक्य आया आपके लिए, इसमें कारण पूछेगा तो कर्तरी योगे द्वितीय विभक्ति, क्योंकि हमें पता है कर्ता में हमने क्या लगाई है, द्वितीय विभक्ति। सूत्र कारक सूत्र, कर्तुरीप्सितम कर्म, तो भक्ति। ठीक है, इसमें क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति हो गई। तीनों चीजों को साथ में सीखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। अब अगर आ जाए
राम पहले वाले सूत्र का अगर पूछे राम मोहन को कहेगा, ठीक है। राम मोहन को कहेगा, या राम मोहन से अगर कहेगा तो तृतीय विभक्ति चली जाएगी। अगर को कहेगा तो द्वितीय विभक्ति, ठीक है। को कहेगा, यहाँ कर्म में द्वितीय है, कर्म में द्वितीय, ठीक है। या राम कार्य को करेगा, कार्य को करेगा, ठीक है। राम कार्य को करेगा, तो यहाँ कर्म में है। कर्म क्या है? कार्य, काम करना, कर्म में है तो पहला सूत्र लगेगा। कौन सा? कर्मणि द्वितीय। तो राम है, आपको ये नियम याद होगा अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो। विसर्ग वाला नियम, उसके बाद में ओ की मात्रा वाला नियम, आ और विसर्ग वाला नियम, ये मैंने कहे थे 3 नियम। और 3 नियम पूरे व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखे होंगे पहली वीडियो में जो मैंने वाक्य निर्माण कराए थे, उसमें देखे होंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं कि कार्यम, एक कार्य है तो रामम कार्यम, करेगा लट लकार, करिष्यति, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाए कारण, तो यहाँ क्या कारण देंगे हम? यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ कर्म में है द्वितीय, तो यहाँ करेंगे हम कर्म योगे द्वितीय विभक्ति, और सूत्र आ जाएगा। यहाँ पर सूत्र को बदल देंगे दोस्तों। सूत्र कौन सा आ जाएगा? कर्मणि द्वितीय, विभक्ति भवती, ठीक है। ये आ जाएगा सूत्र। तो 3 चीजों को साथ में सीखते चले। यहाँ अगर कर्म में द्वितीय मिले, कर्म में अगर द्वितीय मिलती है तो पहले वाले सूत्र को लगाएंगे, और अगर कर्ता में मिलती है तो दूसरे वाले सूत्र को लगाएंगे। द्वितीय विभक्ति के 2 सूत्र हुए आपके बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया वीडियो रहने वाली है हमारी, क्योंकि इसमें क्या है, हम ज्यादातर बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए। चलो अगला करते हैं। तीसरा जो सूत्र करने वाले हम, बहुत ही बेहतरीन सूत्र है और ज्यादातर मोस्ट है। तीसरा सूत्र बहुत ही बेहतरीन सूत्र है और ज्यादातर मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है, इंपोर्टेंट मानो एक तरह से। यह है ओपन वध्यार्वश, ठीक है। ओपन वध्यार्वश ये अपना सूत्र है, ओपन वध्यार्वश, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सूत्र है। इसमें कहीं कहीं पर ऐसे भी कर सकते हैं हम, विसर्ग भी लगा सकते हैं और हलंत भी लगा सकते हैं। वश क्या है? धातु है। थोड़ा ध्यान दें, यंश की कराई थी हमने स्वर संधियों में, तो उसमें उसका प्रयोग करना यहाँ पर इस सूत्र में। तो पहले तो आपको मिल रहा है ओप, उसके बाद में मिल रहा है यहाँ अनु, ठीक है। उप के बाद में अनु, और उसके बाद में मिल रहा है यहाँ पर अधि। तो 3 आगे यहाँ पर उप, अनु और अधि, और पीछे आ रहा है वश। तो उपवश, पास में रहना, या फिर निकट रहना, समीप रहना, ठीक है। पास में रहना, निकट रहना या समीप रहना। अनु मतलब पीछे, अनु का मतलब पीछे, तो पीछे रहना, अनु मतलब पीछे रहना, ठीक है। उसके बाद में अधि मतलब में रहना, अगर पाया जाता है तो वहां द्वितीय विभक्ति लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ये पाए जाते हैं तो वहां क्या लगाते हैं हम? द्वितीय विभक्ति। सूत्र याद रखें, अध्यार्वश। अगर ये मिलते हैं तो वहां हम क्या लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल कंफर्म नियम है। चलो इसको करके देखते हैं। जैसे
एक वाक्य लें, राम राम शहर में रहता है। राम शहर में रहता है, ठीक है। में रहता है, में रहता है, तो ये आ गया में रहता है। प्रयोग किसका करेंगे? अधिवश का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वश माने रहना, वश का मतलब है रहना। और मैं किससे बनता है? अधि से बनता है मैं, और पीछे अनु बनता है, ठीक है ना। अनु से क्या बनता है? पीछे, और अधि से बनता है मैं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अधिवश का, में रहना। बिल्कुल मिल गई बात में आपको, और आपको पता भी चल गया हो गया कि मैं रहना क्या लगाएंगे हम? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अगर मैं रहना आ रहा है तो क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? समीप, अब तो सही है, समीप रहना, है ना? सही है, अब तो साफ हो रहा आ रहा है ना। चलो, तो में रहना, तो अब इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जिसके पास में रहते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जिसके पास में रहेंगे, जिसके पीछे रहेंगे उसमें द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, और जिसमें रहते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति। तो शहर में रहता है, किसमें रहता है? शहर में, तो शहर में द्वितीय विभक्ति लगाए। राम है, शहर की बनती है नगर, राम है नगर, और यहां लगाते हैं द्वितीय विभक्ति, क्योंकि किस में रह रहा है? नगर में रह रहा है, शहर में रह रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, रामम नगरम, ठीक है। उसके बाद में रहना अधिवश, अधिवश। एक नियम और बताऊंगा आपको, जो बात के निर्माण में पहले हर बार मैं बताता आया हूं। ये कर्ता एक वचन है तो अधिवस्ती। अब बात करें हम, जो मैं नियम आपको बताने जा रहा हूं, आपके समझ में आ गया होगा कि अधिवस्ती क्यों लगा और द्वितीय विभक्ति क्यों लगा, क्योंकि में रहना। यहाँ अगर बाद में स्वर आता है तो हम यहाँ अनुस्वार नहीं करते दोस्तों, मां कर देते हैं। अगर स्वर अंत में मिलता है तो अनुस्वार की जगह हम मां कर देते हैं। यदि व्यंजन मिले यहाँ तो हम अनुस्वार करेंगे। ये नियम मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। यदि व्यंजन मिले तो अनुस्वार करेंगे, और यदि व्यंजन नहीं मिले तो क्या करेंगे? मां करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अब इसमें हमें पहचान करनी है, तो कारक, जो कारक देंगे क्या देंगे? कि अधिवश, अधिवश, अधिवश योगे। अधि भी दे सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अधि नहीं दे सकते, इनको भी दे सकते हैं हम। उपयोगे, अनुयोगे, या फिर अधियोगे, जो कारण देंगे अधियोगे, योगे द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। द्वितीय विभक्ति किसमें? नगर शब्द में, नगरम, नगरम शब्दे, नगर शब्द में, है ना। तो कारण दे रहे हम, और किस सूत्र से? ओपन मध्याह्वश, ओपन मध्याह्वश, ओपन मध्याह्वश भवती, ठीक है। कारण और सूत्र दोनों दे दिया हमने, ओपन मध्याह्वश भवती। क्लियर है ना? तो ये थी अपनी द्वितीय विभक्ति का तीसरा सूत्र। इसमें जैसे और उदाहरण भी देखें हम, और दूसरे उदाहरण कर लेते हैं इसमें। अगर इसी में मैं कहूं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कारण कैसे देना है, तो इसके जो भी मैं उदाहरण कराऊंगा सभी उदाहरणों के कारण में दूंगा दोस्तों, ठीक है। अधिवश का दे दिया, सभी का सेम देना है आपको। इसमें अनु, या तो अनु दे देंगे या फिर अनुवश देंगे। इसमें उप या उपवश, और उस शब्द को लिख देना है कौन सा शब्द है कारण वाला। तो जैसे बालक, बालक, बालक,
गांव के पीछे, पीछे थोड़ा सा ध्यान दें, खेलते हैं, ध्यान देना है, खेलते हैं। अब मैं अगर कहूं तुमसे कि द्वितीय विभक्ति लगानी है दोस्तों इसमें, तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे क्या? खेलते हैं, पीछे तो आ रहा है, पीछे अनु आ रहा है, पीछे खेलते हैं, लेकिन यह सूत्र नहीं आ रहा है कि खेलना, केवल इसमें बता रहा है बस रहना पाया जाए। यदि रहना पाया जाए तो ये हम क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे इसमें। यदि रहना पाया जाए तो ही द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, अन्यथा द्वितीय विभक्ति नहीं लगाएंगे, है ना। तो हमें इस बात में द्वितीय विभक्ति नहीं लगानी है इस सूत्र से, इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो देखें, जैसे दूसरा उदाहरण लें, मोहन, मोहन, मोहन तालाब, तालाब के पास, पास में, तालाब के पास में रहता है, रहता है। मोहन तालाब के पास में रहता है। अगर इसका प्रयोग करते हैं हम, मोहन तालाब के पास में रहता है ना, तो क्या आएगा? आपकी आएगी ना द्वितीय विभक्ति, और ये सूत्र आएगा ना आपका, बिल्कुल आ रहा है। तो मोहन तालाब के पास में रहता है, तो इस सूत्र को लगाइए, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से देखें, पास में रहना, पास में रहना अगर पाया जाए, और यहाँ पास में रहना या समीप में रहना पाया जाए, तो हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। लेकिन किसके? जिसके पास में रह रहे हैं, जिसके पास में रह रहे हैं उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो मोहन है, मोहन है किसके? तालाब के, सरोवर, सरोवरम, सरोवरम, ठीक है। उपवस, उपवसती, मोहन है सरोवरम उपवसती, ठीक है, क्लियर होगा। मोहन है सरोवरम उपवसती, समझ में आए ना, क्लियर है, ओके। चलो अब क्या करते हैं, मोहन तालाब के पास में रहता है। अब इसमें देखो कारण जो देंगे, उपवासी योग्य, या केवल उप ले सकते हैं, या तो उपवासी योग्य या केवल उप ले, कि उपयोगी, और किस शब्द में? सरोवरम शब्द, उपयोगी सरोवरम शब्द, उपनवद्यार्वस सूत्रे द्वितीय विभक्ति भवति, ठीक है। तो हम इसको कारण ऐसे दे सकते हैं। एक उदाहरण जैसे इसका अनुबस का लें, पीछे वाले का, मैं मंदिर के पीछे, पीछे रहता हूं, रहता हूं, मैं मंदिर के पीछे रहता हूं, ठीक है। तो मैं अहम, मैं अहम, ठीक है, मैं की अहम बनाई, अहम, और उसके बाद में मंदिर के पीछे, किसके पीछे है? मंदिर के, तो मंदिर में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, मंदिरम, मंदिर के पीछे है तो मंदिरम, और पीछे क्या लगाएंगे? अनुवर्ष, पीछे रहना पाया जाए, पीछे रहना पाया जाए अनुवर्ष, तो यहां आएगा अनुवर्ष, अनुवसामी या अनुनिवसामी, ठीक है, अनुवसामी, या अनु अगर कहें तो यहां ऐसे भी कर सकते हैं, निवसामी, निवसामी, ठीक है। तो अनुवसामी, तो बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। तो द्वितीय विभक्ति का ये जो तीसरा सूत्र है बिल्कुल क्लियर है। शेयर जरूर करें, लाइव और लाइव का आंकड़ा बढ़ा दें दोस्तों, लाइव का आंकड़ा बढ़ाएं, अपने सारे जितने दोस्त हैं सभी को एक बार ग्रुप में शेयर करके आए, और सभी को लाइव पर लेकर के आए दोस्तों, ठीक है। शेयर का आंकड़ा बढ़ा दें अपना, और जो हमारे नए दोस्त आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और
और आप बिल्कुल तैयार रहा करो। आपको पता है कि 8 बजे क्लास हमारी शुरू हो जाती है, फिक्स 8 बजे शुरू हो जाती है। यदि किसी कारणवश किसी दिन क्लास नहीं होती है तो मैं आपको पहले सूचना नोटिफिकेशन से डाल दिया करूंगा कि आज क्लास नहीं हो रही है, तो उस दिन आप परेशान ना हो। तो आप पहले ही अपने दोस्तों को साथ में लेकर के तैयार हो जाए 8 बजे कि हमें लाइव क्लास पढ़ना है। चलो अगला देखते हैं। चौथे में है अव्यय प्रत्यय। अव्यय ये तो जानते ही हैं आप। परितय, परितय, समय, समय, निक्षा, निक्षा, हा प्रति, हा प्रति योगे, हा प्रति योगे द्वितीय, हा प्रति योगे द्वितीय। इस सूत्र को तो जानते ही ना। अव्यय प्रत्यय, समय, निक्षा, हा प्रति योगे द्वितीय। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, सूत्र सरल है, आपको पता ही होगा। अब इसमें देखें कि अव्यय का अर्थ है, मैं अलग अलग नहीं लिखा रहा हूं, यही लिख रहा हूं, है ना। अव्यय का अर्थ है दोनों ओर। अव्यय का अर्थ है दोनों ओर। अव्यय का अर्थ हुआ दोनों ओर। ठीक है। समय और निक्षा इन दोनों के एक ही अर्थ है, पास या फिर निकट। पास और निकट। हा का यो अर्थ है अफसोस, अफसोस। ठीक है, हा का। प्रति का अर्थ है और। प्रति का अर्थ है और। ठीक है, ये हुआ प्रति का और। तो ध्यान दें, ये सभी के अर्थ लिखे हुए हैं। अगर ये आते हैं तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगर ये आते हैं तो द्वितीय विभक्ति लगानी है हमें। देखो कैसे लगानी है। तो जैसे आ गया गांव के, गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। आज क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस कारण से थोड़ा मतलब जिस तरीका से पढ़ाना चाह रहे हैं हम, तो उस तरीका से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और फिर क्या है कि दोस्तों आपके द्वारा ही हमारा मनोबल बढ़ता है। जितनी संख्या आपकी ज्यादा रहती है लाइव में, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार में आपसे कि आप अपने दोस्तों को भी लाइव पर लेकर के आए। जितनी ज्यादा संख्या रहेगी लाइव की, उतना ही पढ़ाने में हमें इंटरेस्ट अच्छा रहेगा, उतनी बेहतरीन ट्रिक्स हम लेकर के आएंगे आपको। तो देखो दोस्तों, गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर, ये आ गया दोनों, दोनों ओर गांव के। ठीक है, जब गांव के दोनों ओर की बात चल रही है तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। लेकिन किस में लगाएंगे? गांव के है, किसके ओर है? गांव के। जब गांव के दोनों ओर है तो हम किस में लगाएंगे? गांव में लगाएंगे। और है क्या? वृक्ष। थोड़ा सा ध्यान दें, वृक्ष एक है या अनेक है? आप ध्यान दें, वृक्ष एक है या अनेक है? उसी के अनुसार हमें विभक्ति लगानी है कि वृक्ष एक है या अनेक है। तो ध्यान दें इसमें, यदि एक वृक्ष होगा तो हमें लकार जो लगाएंगे अंत में वो एक के अनुसार लगाएंगे, और अगर अनेक होगा तो अनेक के अनुसार लकार लगाएंगे। ठीक है ना? चलो बना लेते हैं इस वाक्य को। तो एक है या अनेक है, इस वाक्य को बना लेते हैं उसके अनुसार। तो गांव के है दोनों ओर, जब गांव के दोनों ओर होंगे तो अनेक वृक्ष होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही वृक्ष होगा, गांव के इधर भी एक वृक्ष है, इधर भी एक वृक्ष है, तो दो वृक्ष तो होंगे ही। कहने का मतलब अनेक वृक्ष है। तो गांव के दोनों ओर, और द्वितीय लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? बहुवचन में, ग्रामम लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि गांव तो एक ही है, ग्रामम। और यहां लगाएंगे दोनों ओर की अव्यय, ग्रामम अव्यय, ग्रामम अव्यय। अब जो मैंने नियम बताया था अनुस्वार वाला, वो यहां लगा देंगे।
ग्रामम अवतय। वृक्ष कितने हैं? अनेक वृक्ष होंगे दोस्तों। और अपने पुराने नियम पर आ जाओ। विसर्ग, ओ की मात्रा और आ और विसर्ग। एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में ऊ की मात्रा लगाते हैं, बहुवचन में आ और विसर्ग लगाते हैं। तो यहाँ बहुवचन है, अनेक वृक्ष है, वृक्षा, और यहाँ संति। ठीक है, कारण क्या देंगे? अवचय योग्य। एक को लेकर के बता रहा हूँ, बाकी सबको नहीं लिखकर बताऊंगा, आपको ही करना है क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। फिर अवचय योग्य, अवितय योग्य शब्द कौन सा है? द्वितीय वाला, ग्रामम शब्दे। ग्रामम शब्दे अवतय योगे ग्रामम शब्दे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति अवतय योगे ग्रामम शब्दे द्वितीय विभक्ति। सूत्र कौन सा है? वो सूत्र लिख देंगे, पूरा सूत्र लिख देंगे। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पर केवल सूत्र लिखा हूं, सूत्र। ठीक है, भवती आप समझ लेना, यहाँ पर ये सूत्र लिखेंगे पूरा। अवतय पाठ्य समय लेखा प्रति योगे द्वितीय, इस सूत्र को लिखेंगे पूरे को। तो मैंने लिखा नहीं है, आप समझ लेना। ठीक है, तो ये हुआ। और ये जो मैं कारक विभक्ति थी केवल एक की दे रहा हूँ, बाकी उदाहरण काम पर लेकिन उनके नहीं दूंगा, आपको समझना है खुद को। अगर समझ में नहीं आता कमेंट्स में पूछ लेना। और जहां से मैं तो आपको छूट देता हूँ ना कि जहां से आपको समझ में नहीं आए वहां से कमेंट्स में पूछ लें। अगर इसी जगह पर हम कर दें इसी वाक्य को कि गांव के चारों ओर, अगर दोनों की जगह हम कर दें चारों ओर वृक्ष हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। पहले हमने कराया किसका? अवतय का, और अब करेंगे हम किसका? परितय का। गांव के चारों ओर वृक्ष है, यही कर देते हैं। ठीक है, चारों। तो पहले अवतय का हो गया, अब चारों ओर परितय। तो ग्रामम वही बनेगा, द्वितीय विभक्ति गांव में लगेगी, ग्रामम, ग्रामम परितय, ग्रामम परितय, ग्रामम परितय। और वृक्ष, अनेक वृक्ष हैं, वृक्षा, केवल इतना बदलाव में पढ़ते कर दिया इसमें, संति। जब गांव के चारों ओर वृक्ष है तो एक वृक्ष तो होगा नहीं, अनेक वृक्ष होंगे। तो गांव के चारों ओर वृक्ष हैं तो अनेक वृक्ष है, तो परितय आ जाएगा उसके स्थान पर। ठीक है, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं तो परितय आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? परितय योगे ग्रामम शब्दे, परितय योगे ग्रामम शब्दे द्वितीय विभक्ति अवतय परितय समय निक्षा हा प्रति योगे द्वितीय सूत्रे भवति। ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद में एक एक उदाहरण लेता और बता देता हूँ फटाफट से, फिर अगले सूत्र पर चलते हैं दोस्तों। एक एक इनका और बता देता हूँ, फिर अगले सूत्र पर चलते हैं। तो जैसे राम के पास पुस्तकें हैं, राम के पास पुस्तकें हैं। तो किसके पास? पास आ गया, पास आ जाए तो समया या निक्षा कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर इसी को हम वाक्य को बदल ले, पुस्तकें अनेक पुस्तक आ रही है तो इसको हम पुस्तकानी कर देंगे, रामम समया पुस्तकानी संति। ठीक है, राम के पास है, जिसके पास होती है उसमें लगाएंगे, रामम समया लगा दें या निक्षा, दोनों का पास या निकट है। रामम समया पुस्तकानी, अनेक पुस्तक हैं, पुस्तकानी और संति, क्योंकि राम के पास है अनेक पुस्तक तो पुस्तकानी संति। ठीक है, ध्यान रखेंगे जिसके पास होती है उसमें लगाएंगे विभक्ति, और जिसके निकट होती है उसमें लगाते हैं, और जिसके दोनों ओर है उसमें लगाएंगे, जिसके चारों ओर है उसमें लगाएंगे दोस्तों, है ना। और अफसोस है जिस पर उसमें लगाएंगे, और ओर है और जिस उसमें लगाएंगे। जैसे एक उदाहरण और देखें, मोहन शहर की ओर, मोहन शहर की ओर
जाता है या जा रहा है, जा रहा है। मोहन शहर की ओर जा रहा है। किसकी ओर? ओर जा रहा है। ओर का मतलब है प्रति। ओर का मतलब क्या हुआ? प्रति हुआ। जब ओर जा रहा है तो ओर का मतलब प्रति। और किसकी ओर जा रहा है? शहर की ओर जा रहा है दोस्तों। किसकी ओर जा रहा है? शहर की ओर जा रहा है। तो किसमें लगाएंगे हम द्वितीय विभक्ति? शहर में लगाएंगे। जिसकी ओर जाएगा उसमें लगाएंगे हम द्वितीय विभक्ति। ठीक है, जिसकी ओर जाएगा तो उसमें लगाएंगे हम द्वितीय विभक्ति। शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक और लाइक का आंकड़ा जरूर करें। और एक बात मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, तो जब हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, तो मेन कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे मैसेज किया करो, ताकि हमारी भी उम्मीदें बढ़ें और हमें रुचि मिलती है उससे। तो हम भी आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स लेकर के आते हैं। सारे सूत्र मैं कंप्लीट कराऊंगा, सभी विभक्तियों के सूत्र कंप्लीट होंगे अपने, सारी व्याकरण कंप्लीट होगी। आपको लाइव से बने रहें और प्रतिदिन लाइव क्लास लें, आपकी व्याकरण बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। आपकी व्याकरण तो इतनी ठोस हो जाएगी कि आप कोई भी कंपटीशन दे सकते हैं, किसी भी क्लास में आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आप संस्कृत में पीछे नहीं रहेंगे। चलो बात करते हैं कि शहर की ओर। तो किसकी ओर है? शहर की। ओर का मतलब है शहर, तो शहर में लगाएंगे। मोहन है, मोहन है। जिन्होंने वाक्य नहीं देखे, वाक्य वाली वीडियो देख लेना। शहर, तो इसको बनाते हैं हम नगर। ठीक है, शहर को बनाते हैं नगर। नगरम, एक ही शहर है, प्रति। नगरम प्रति और गच्छति, वाक्याकार है ना, गच्छति। नगरम प्रति गच्छति। इसमें कारण क्या देंगे? कारण सोचो, आप सोचो जल्दी। कारण देंगे प्रति योगे। कारण देंगे इसमें प्रति योगे, प्रति योगे। और नगरम शब्दे, द्वितीय तो इसमें लगेगी नगरम में। प्रति योगे नगरम शब्दे अवतय पाठ्या, अवतय पाठ्य समय निक्षा हा प्रति योगे द्वितीय सूत्र द्वितीय विभक्ति भवति। ठीक है, ये कारण देंगे। कंप्लीट है? ओके। तो दोस्तों इसमें जो हमें द्वितीय विभक्ति के सूत्र करने हैं ना, वो करीब हमें करने हैं इसमें 12 सूत्र। द्वितीय विभक्ति के जो हमें सूत्र करने हैं वो करने हैं 12 सूत्र। और आज हम द्वितीय विभक्ति जो कर रहे हैं, ये 4 सूत्र हमने किए हैं और चारों आपके समझ में आए होंगे। एक बार फटाफट से रिपीट ले लेते हैं। पहला किया हमने कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय, यदि कर्म में द्वितीय विभक्ति मिलती है तो हम उसमें कारण देते कर्म योगे द्वितीय विभक्ति, है ना, सूत्र लिख देते कर्मणि द्वितीय। दूसरा है कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्तुरीप्सितम कर्म। तो अगर कर्ता में द्वितीय विभक्ति मिलती है तो हम क्या करते हैं? उस सूत्र को लिख देते हैं। तीसरा था हमारा, तीसरा था उपनवध्याढ़वश। उपनवध्याढ़वश, तो उपनवध्याढ़वश, उपवश मतलब पास में रहना या निकट रहना पाया जाए, अनुवश पीछे रहना पाया जाए, या अधिवश में रहना पाया जाए, जिसमें रहते हैं, जिसके पास रहते हैं, जिसके निकट रहते हैं, जिसमें रहते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। चौथा सूत्र है अपना अवतय प्रत्यय समय निक्षा हा प्रति योगे अपि द्वितीय। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का इन शब्दों के साथ में हम प्रयोग करते हैं। ये 4 सूत्र हुए हमें, और 12 सूत्र हमें करने टोटल। द्वितीय विभक्ति के जो सूत्र करने हैं वो 12 सूत्र करने हैं। और ज्यादातर हमारी जो महत्वपूर्ण विभक्तियां रहती है हर जगह पर, तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति रहती है अधिकतर महत्वपूर्ण। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो हम केवल 4 सूत्र पढ़ेंगे। कल पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूं मैं, और उसमें हम सारे सूत्रों को कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी आपका बहुत ही मोस्ट जो सूत्र है वो रह गया है। आपका मोस्ट सूत्र है अंतरांतरेण युक्त, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है वो है अधिशीर्षतासम। अधिशीर्षतासम और अकथितम से सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है वो रह गए। तो कल की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अपने दोस्तों को साथ में जरूर लेकर आए लाइव पर, और जितनी आप हमसे ज्यादा रुचि बढ़ाएंगे पढ़ने की, उतनी हमारे अंदर रुचि रहेगी आपको पढ़ाने की दोस्तों। तो आप अपने मित्रों को जरूर लेकर के आए, जिससे संख्या कुछ